रोहिंग्याओं के प्रति जिनके जूते चाटने से जिनको फुर्सत नहीं मिलती है, आज वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में फंसे हुए हिंदू से हमदर्दी नहीं, बांग्लादेशी हैं। जो लोग नसीहत दे रहे हैं कि भारत में भी कुछ ऐसा हो सकता है। अब बाहें समेट करके तुम बात कर रहे हो, जात पूछने पे तुम्हारे पास जवाब नहीं है, और अब तुम्हारी ये औकात हो गई कि तुम बांग्लादेश का मुकाबला हिंदुस्तान से कर रहे हो। शेख हसीना को टारगेट किया जा रहा है सोच समझ करके, या क्या आपको लगता है? शेख हसीना का सिर्फ ये गलती है कि वो अमेरिका का साथ नहीं दे रही थी। अब तो बॉर्डर इलाके में तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो समस्या बढ़ गई। इसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। कि ये जो बांग्लादेश में कई महीनों से चल रहा था प्रोटेस्ट, स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिजर्वेशन को लेकर के, तो ये सच में स्टूडेंट प्रोटेस्ट था? ये इसके पीछे सर। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। मैं आज सुबह सुबह ही अयोध्या से दिल्ली आई और पिछले 2-3 दिनों से बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जो मुझे सबसे ज्यादा जिसने टेंशन में डाला वो थी वहाँ के हिंदुओं की हालत ने। मैं इतना डिप्लोमेटिक और इतना ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गौर नहीं करती और ना ही मेरी उतनी समझ है, मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊं तो। लेकिन जब मैंने वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखा कि जहां पर एक हिंदू लड़की को वीडियो बनाते हुए उसका बलात्कार कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो मेरे दिल में पीड़ा हुई। और फिर मैंने सोचा कि चलिए इन सारे मुद्दों पर जो वहाँ पे हिंदुओं की हालत है, करीब सर आज मैं अपने साथ में आपको बताऊं तो बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सर को मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया है। इनसे मैं आज बातचीत करूंगी और समझना चाहूंगी। सर चूंकि पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं तो सर को पूरी नॉलेज है। आप अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी पूछें उसकी भी, और पुलिस व्यवस्था क्या होती है अगर किसी देश के अंदर अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो वहाँ शासन का क्या कुछ प्रभाव होता है, इन सब का भी सर को अच्छे से नॉलेज है। तो इसलिए मैंने सर से बात करना ठीक समझा। तो सबसे पहले तो मेरी चिंता सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अर्चना जी, आपको राजधर्म चैनल को बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन। सर सबसे ज्यादा जो मेरी चिंता जो बांग्लादेश को लेकर के है, आज जब मैंने अखबार सुबह सुबह उठाया तो 1.35 करोड़ हिंदू वहां पर और 19,000 जो भारतीय नागरिक हैं वहां पर फंसे हुए हैं। और ताज्जुब की बात तो सर ये है कि हमारे देश के बड़े बड़े पत्रकार, मीडिया हाउसेज जिसे कहते हैं, बड़े बड़े पत्रकार, नामी गिरामी पत्रकार जिनको एक्सपीरियंस है सर 20-20, 25-25 सालों का, वो ये बात बिना किसी शर्म के कह रहे हैं कि हमें उन हिंदुओं के साथ कोई भावना नहीं रखनी पड़ेगी और हमें ये भूलना पड़ेगा कि वो हिंदू हैं, हमें ये समझना पड़ेगा कि वो बांग्लादेशी हैं। डबल स्टैंडर्ड कहाँ देखते हैं सर? आपसे मैं पूछूं। जिन्होंने बांग्लादेशियों को बांग्लादेशी नहीं माना, जिन्होंने ये कहा कि जो आए हैं वो हमारी अमानत है, वो हमको हिफाजत करना हमारा है जी। जो रोहिंग्याओं के प्रति जिनके जूते चाटने से जिनको फुर्सत नहीं मिलती है, आज वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में फंसे हुए हिंदू से हमदर्दी नहीं, बांग्लादेशी हैं। आपने सीएए का जब आंदोलन हुआ था तब आपका तर्क क्या था? आज आपको हिंदुओं का विरोध, ये नहीं है, तुष्टीकरण तो बहुत पीछे छोड़ दिया आपने। आप जो हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं अपने ही डबल स्टैंडर्ड, दोहरे मानक और दिमागी और बौद्धिक व्याभिचार के नए कीर्तिमान आप बना रहे हैं। कैसे? क्योंकि जितनी आप हिंदुओं की निंदा करेंगे, जितनी आप हिंदुओं की भर्त्सना करेंगे, जितने उनकी उपेक्षा अपमानित करेंगे, उतने आपके नंबर बढ़ेंगे। दरअसल इसमें आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए अर्चना जी। ये दरअसल नमक हलाली कर रहे हैं, जिनके टुकड़ों पे ये पल रहे हैं, आईएसआई के और जॉर्ज सोरस के टुकड़ों पे, उनके प्रति ये नमक हलाली दिखा रहे हैं। जितना हिंदुओं की निंदा और उनको आग में ढकेलेंगे उतना ही जॉर्ज सोरस के टुकड़े आएंगे, जितना ही फे जो पाकिस्तानी वहाँ पर आईएसआई का एजेंट अमेरिका, उतने ही पैसे इनको आएंगे। और जिन पत्रकारों को आप कह रहे हैं उनको पत्रकार नहीं, ये झूठी पत्तल चाटने वाले लोग हैं जो इतनी शर्मनाक बातें कर रहे हैं। इंसानियत के नाम पे ये कलंक है, क्योंकि इनको वहां के हिंदुओं का साथ देने में कोई लाभ नहीं है, ना तो आर्थिक लाभ है न राजनीतिक लाभ है। और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष की जो ताकतें हैं वो इनको अपना अलम बरदार बना लेंगी। एक चीज होती है कि न्याय के आगे इक्वालिटी बिफोर लॉ। उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया बांग्लादेश के हिंदुओं ने? वहां पे जो भारतीय नागरिक जो फंसे हुए हैं उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि आप उनकी सुरक्षा के बारे में चिंता तो छोड़ दें, आप कहते हैं उनको उनके हाल पे छोड़ दें? क्या कारण है? सर एक और मैं बात आपसे पूछना चाहती हूँ, जब वो वीडियोस बाहर आ रहे थे जिसमें
एक लड़की का भी मुझे वीडियो आपने भी सर देखा होगा, जहाँ पे वो चीख रही है, चिल्ला रही है, अपने भाई को कह रही है कि लाइट बंद करो। इस तरीके की सर वीडियो वायरल हो रही हैं। और ये भी वीडियो वायरल हो रहा है कि एक शासन का व्यक्ति, एक प्रशासन का व्यक्ति बाहर आता है, आर्मी से ही शायद वो था क्योंकि उसने ड्रेस पहन रखा था, अपनी जीप से बाहर आता है और वो नारे तकबीर का नारा लगाता है। आवाम वहाँ पे नीचे जो लोग हैं वो खड़े खड़े वो भी साथ में उसका नारा लगाते हैं। तो जब ये तस्वीर हमें, चूंकि मैं हिंदू समाज से आती हूँ सर, आप भी हिंदू समाज से आते हैं, और जो मुस्लिम जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो भी अगर भारत में ऐसा कुछ होगा तो वो भी डरेंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम उनके ऊपर भी आएगी। तो क्या जो ऐसे जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें उनको हिंदू नहीं समझना चाहिए, हमें उन्हें बांग्लादेशी समझना चाहिए, क्या उनको ये तस्वीर परेशान नहीं करती? क्या उनको परेशानी नहीं जो करती? ये कह रहे हैं निहायत जलील, मैं गाली इसलिए दे रहा हूं कि निहायत जलील दिमागी व्यभिचार कर रहे हैं वो। आपको कहीं हमास से इतनी हमदर्दी होती है, हमास के लिए आप आंदोलन निकाल सकते हैं, आप पैलेस्टीन के लिए लगा सकते हैं, आप दुनिया में हर जगह आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में चूंकि हिंदू मारे जा रहे हैं इसलिए आप अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल्स बढ़ाने के लिए आप उनको आग में झोंक रहे हैं। ऐसे जो हम ऐसे कहते हैं कमीना दोस्त और खुत्तल हथियार, ये ऐन मौके पे धोखा देते हैं। एक खासियत है हमारी पुलिस में, एक भाषा है कमीना दोस्त और खुत्तल हथियार, इनकी खासियत है ऐन मौके पे धोखा देते हैं। आज जब बांग्लादेश के हिंदुओं को जरूरत है आपकी, आप कुछ कर आप तो वैसे भी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप वो चले हुए कारतूस, वो खोटे सिक्के, बेपेंदी के लोटे हैं कि आपसे तो कुछ उम्मीद करना भी पाप और गुनाह है। और आपका ये कह देना कि उनको बांग्लादेशी माने, आपने तो बांग्लादेशियों को भी वीआईपी बनाया है। आप जो 6 करोड़ बांग्लादेशी नाजायज और रोहिंग्या आए हैं उनको भी तो आपने त्वमेव माता च पिता त्वमेव गुरुदेवो भव और आरती का थाल लेकर के आप उनको भी, आपने कौन सी कसर छोड़ी है? वो आपकी अमानत, और बांग्लादेशी हिंदू आपके शत्रु। आप खुद सोच लीजिए, वो आपने अपने माता पिता को कलंकित किया है कि आपकी ऐसी औलाद, वंशलोचन, कुल कलंक आपके घर में पैदा हुआ है जो इस तरीके की बातें कर रहा है। मेरी बातें थोड़ी कठोर, कड़वी और असंयत हो सकती है, क्योंकि मैं तो स्तब्ध हूं आपका आरोप सुन करके कि ऐसे भी लोग भारत में जन्मे हैं जो कह रहे कि उनको बांग्लादेशी मानिए। मैंने वीडियो दिखाया सर आपको, देखा आपने किस तरीके से ये पत्रकार बोल? शायद मैंने देखा, मैं उसको असत्य मानता था, लेकिन अब जब आपने प्रमाणित किया है तो मैं ये कहता हूं कि इनको चुल्लू भर पानी में नहीं, आप 25 में कह नहीं रहा हूं, चुल्लू भर ABCD में डूब मर जाना चाहिए इनको। सर, और तर्क ये देंगे कि हमारे पास तो वैसे ही नौकरी नहीं है, हमारे पास तो वैसे ही साधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, हम अपने बच्चों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जो हिंदू वहां से चल करके आएंगे, शरणार्थी, रिफ्यूजी, जो भी आप इनको बोलें, तो इनको आप कैसे लालन पोषण करिएगा? ये तर्क ये देंगे सर, इस तर्क का क्या जवाब देंगे? इसके आप इनके निहितार्थ समझिए अर्चना जी, इसमें एक तीर से 2 निशाने। एक तो CAA की भावना को ये तोड़ देंगे। आप देखें, CAA की भावना थी कहीं पर भी हिंदू अगर प्रताड़ित है तो उसको शरण देने की कानूनी ये एक व्यवस्था है CAA जी। एक तो उसका विरोध हो गया जी। दूसरा, जब बांग्लादेशी आ रहे थे या आ रहे हैं, ये जो रोहिंग्या आ रहे थे जो आ रहे हैं, उनके कौन से तब आपकी नौकरियां क्या बहुत ज्यादा लग गई थी? ये क्या दुबई हो गया था? ये क्या न्यूयॉर्क हो गया था? यहां नौकरियों की भरमार थी, एक बच्चे के पास 4 नौकरियां थी। जो हालात 30 साल पहले थे कमोबेश वैसे ही हालात आज भी हैं। और उसके अंतर्गत अगर आपके अंदर यही भावना है अपने भाई बंधुओं के लिए और हिंदू समाज के लिए, बांग्लादेश के और हमास के लिए, तो इतना दर्द, चंदे हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, मॉब आपके इस तरीके से क्राउड फंडिंग हो रही उनके लिए, आपने देखा जगह जगह चंदाखोरी हो रही है हमास के लिए, पैलेस्टीन के लिए। उनसे ये पूछ लीजिए कि पैलेस्टीन के जो लोग हैं उनके बारे में तो इतना दर्द है, आप हमदर्दी भी कर और यहाँ आप विरोध कर रहे हैं कि उनको मत आने दीजिए, उनके जो जॉब हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हम भाई हैं, हम आधे फेंट रह लें तो क्या उनका स्थान, क्योंकि भारत के अलावा क्योंकि 57 देश उनके पास नहीं है, बिल्कुल, और जिनके पास 57 देश हैं बिल्कुल, वो भी हमारी ही छाती पे मूंग दलेंगे, वो और कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको भी मौका इंग्लैंड ने मना कर दिया। 57 देश जाने का अवसर शायद नहीं मिला, तो 57 देश जिनके हैं वो वहां नहीं गए, वो सब यहीं। तब तो आपने कहा नहीं, तब तो कोई रिपोर्ट बनाई नहीं सर जाके, ना ग्राउंड रिपोर्टिंग की। तब तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या, तब तो सारी जो है सहानुभूति, पूजन अर्चन, और वो तो यही कह रहे थे कि साहब हमको अपने घर में भी लेना पड़े, ये हमारी अमानत है,
हाँ। आपको इतनी पीड़ा है उनके बारे में, और आज आपको वहां के हिंदुओं से इतनी घृणा हो रही है। ये ऐसे लोग हैं, इनको मैं चाहता हूं आचार्य इनको चिन्हित करें, इनके फाइनेंसेस की जांच की जाए। ये अपनी औकात से ज्यादा बढ़ चुके हैं और औकात और हैसियत से ज्यादा बोल रहे हैं। मुझे इनकी बातों में देशद्रोह दिखाई पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, कि इनकी बातों में देशद्रोह। मैं अपनी बात सोच समझ के कर रहा हूं। क्या कारण है कि आप मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, क्या कारण है इस प्रेम का? इस प्रेम का कारण यही है कि आप जॉर्ज सोरस के और आईएसआई के टुकड़ों पे पल रहे हैं, क्योंकि भाषा आपकी वही है जो आईएसआई की है, जॉर्ज सोरस की है। जी सर, बहुत दुख हुआ ये जान करके कि शेख हसीना की जो पार्टी है उसमें से 2 हिंदू नेताओं का भी मर्डर वहां पर हुआ है। ये प्रोटेस्ट जो सर, अब थोड़ा सा मैं, चूंकि हमने इस पर बात कर लिया, अब थोड़ा सा मैं प्रोटेस्ट और बांग्लादेश के ऊपर जो लोग नसीहत दे रहे हैं कि भारत में भी कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी अभी बयान आया सलमान खुर्शीद कांग्रेस के नेता, वो ये कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर भी सिचुएशन अनकंट्रोल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है। सलमान खुर्शीद की बातों में भी वही नजर आता है। सर, एक पैटर्न में देखती हूँ कि सबके सब जो है वो एक पैटर्न के जरिए बोल रहे हैं, चाहे मैं सोशल मीडिया के पत्रकार कह लूं या फिर तथाकथित जिसके पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस, जो बड़े बड़े एडिटर इन चीफ रहे हैं बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के अंदर, उनके मैं अगर लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो उन सब में एक पैटर्न नजर आता है जो ये कह रहे हैं कि शेख हसीना ने जो भी अपने देश में किया, चाहे अपने आप को ग्लोबल लीडर साबित करने पे हो या फिर बांग्लादेश की जीडीपी सुधारने पर हो, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के हो, जिस तरीके से उन्होंने भ्रम लोगों में फैलाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आड़ में उन्होंने जो डेमोक्रेसी छीना वहां के लोगों का, आज उसका ये नतीजा है। उसी तर्ज पे भारत भी काम कर रहा है। इस पर सर क्या कहेंगे? भारत और बांग्लादेश, क्या सच में भारत में आगे आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति हो सकती है? जो लोग ये कह रहे हैं उनका नैरेटिव समझ ले, उनका बैकग्राउंड समझ ले जी। ये उनका वही हाल है, सत्ता तो मिली नहीं और अधेड़ हो गए और अब क्षितिज में कुछ लाभकारी चीजें, इंद्रधनुष अब क्षितिज में दिख नहीं रहा है जी। पता नहीं ये वनवास कितने वर्ष, कितने दशक और चले जी। तो दिखाई ये पड़ रहा है कि कहीं अवसर दिख रहा है, काश लड्डू का चूरा कुछ यहां भी गिर जाए। ये इनके अंदर की जो तड़प है वो जबान उसका तर्जुमा और उसका रूपांतरण कर रही है। बनारस में आप गई थी तो वहां मुझे एक शव यात्रा में जाने का मौका मिला, तो डोम की दुकान पे लक्ष्मी जी की मूर्ति थी, गणेश जी की, लिखा था शुभ लाभ जी, कि जितने मौतें होंगी उतना मेरा टर्नओवर बढ़ेगा, उतना मुझे लाभ मिलेगा। तो एक कहावत है बनाते हैं, डोम के मनाने से मौतें नहीं आती हैं, मौत और जिंदगी का मालिक परमात्मा होता है। तुम लोगों के कर्म, दुष्चरित्र, बौद्धिक और आर्थिक भ्रष्टाचार ने तुम्हें ला करके सेप्टिक टैंक में डाल दिया है। तुम अपनी छोटी सी एक इस सुधार को लेकर के इतना बाहें समेट करके तुम बात कर रहे हो, जात पूछने पे तुम्हारे पास जवाब नहीं है। करेक्ट। और अब तुम्हारी ये औकात हो गई कि तुम बांग्लादेश का मुकाबला हिंदुस्तान से कर रहे हो। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपैरिजन शुड बी बिटवीन कंपैरेबल्स, जिसका मुकाबला हो सकता है उससे मुकाबला करना चाहिए। बांग्लादेश में सन 1971 में जो उनकी आज़ादी की लड़ाई थी, उनके लिए रिजर्वेशन था। शेख हसीना ने 2018 में उसको समाप्त कर दिया, उनका आंतरिक मामला था जी। उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया और डोनाल्ड लू एक अमेरिकी राजनयिक है, वो 30 मई को बांग्लादेश जाते हैं, 30 मई को, और 5 अगस्त को यह तख्ता पलट हो जाता है। तो ऐसा क्या हुआ 30 मई से लेकर के 5 मई में? आप ये देखिए, डोनाल्ड लू जहां जाते हैं, जिसको कहते हैं ना शनीचर ने घर देख लिया है, ये अच्छा। जहां जाते हैं डोनाल्ड लू साहब, अमेरिका के सेक्रेटरी विदेश मंत्रालय के, ये कुछ न कुछ एक्सपर्ट है तख्ता पलटने में। तो देखिए, तख्ता पलटना गांव देहात में बांग्लादेश में तो संभव है, हिंदुस्तान वो छोटा मोटा देश नहीं रहा 1961-62 वाला कि चीन भी धमका ले, कोई भी धमका ले, अमेरिका भी धमका ले, अब कौन किसको धमकाएगा, ये तो पहली चीज़ ये सोचनी है। अब आप आइए, इन्होंने शेख हसीना ने यहाँ पर कार्रवाई करने को कहा, लेकिन वहाँ पर अमेरिका का और आईएसआई का इतना वर्चस्व हो चुका है कि पुलिस ने हथियार डाल दिए। उन्होंने तो जो हथियार डाले, एक और आपको मैं बड़ी हास्यास्पद बात बताऊंगा, 3 में न 13 में घर में खिलाने को दाने नहीं और आप चली हैं नोट भुनाने। ममता दीदी कहती है कि वहां पे कहते कहते तुम यहाँ आ जाओ। हाँ, ममता बनर्जी का बयान सामने आया तो आप देख कोलकाता की रैली। इतना दर्द कि अगर पश्चिम बंगाल में, क्योंकि उनको दर्द उनसे नहीं है,
ऐसे खोटे सिक्कों को अपने के अलावा किसी के लिए दर्द होता नहीं। उनको ये दिखाई पड़ रहा था कि उनका वोट बैंक बहुत मजबूत हो जाएगा। जो अभी 35% है, अगर 40% हो जाए तो ममता दीदी, उनके खानदान वाले 50 साल तक कयामत वो पश्चिम बंगाल पे हुकूमत करेंगे। तो उनकी ममता दीदी ने तो पत्ता खोल दिया, क्योंकि उनकी विद्वता के बारे में क्या, उनको दीदी है हमारी जी। तो उन्होंने तो खैर जो दावतनामा दिया तो दोनों तरफ से कहेगी चचा चोर भतीजा पाजी, चचा के सर पे जूतेबाजी। भारत सरकार ने कहा कि ये आपका इशू नहीं है, ये विदेश मंत्रालय भारत सरकार, आप कृपा करके ये दुस्साहस न करें। बांग्लादेश ने कहा कि आप अपने इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी न करें। तो ममता दीदी जो है, अब वो तो ठीक है, मुंह मार करके कोप भवन में बैठ गई। अब कह रही है सेंट्रल जो करेगा हम उस पर वैसा ही काम। नहीं मानेंगी तो जाएंगी कहाँ? ये भाषा जो है ये पुलिस की होती है, राजनयिक सामान्य शिष्टाचार का ध्यान रखा जाता है। पुलिस को ऐसी कोई मजबूरी नहीं कि सामान्य शिष्टाचार का ध्यान रखे, अपनी औकात में रहे, वरना अगर संविधान के अंतर्गत डिसमिसल भी हो सकता है उनका इस दुस्साहस को लेकर के कि विदेशी प्रकरण में हस्तक्षेप करने में। सरकार उनकी जा सकती है इसी कारण को लेकर के कि आपने जो स्टेट सब्जेक्ट नहीं है उसके ऊपर आपने कार्रवाई कैसे कर दी। अब आइए आप इस पे, यहां पर तो आपने ये देखा 2018 में शेख हसीना 2009 से वहाँ की राज्याध्यक्ष थी, उन्होंने सुधारा। बांग्लादेश की इकोनॉमी दुनिया में कोट की जाती है कि एक बहुत ही विकसित जो है इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था। बहुत सारे लोग भारत से कंपेयर भी कर रहे थे। अब यहाँ पे आते हैं कि जो वहाँ पर हुआ, डेमोक्रेसी खत्म हो गई। आप बताइए, आपने कौन सी डेमोक्रेसी में 4 चांद लगा दिए थे? इमरजेंसी देश में एक बार लगी, वो आपने लगाई। सिखों का नरसंहार सन 84 में हुआ, वो आपने किया। नरसंहार तो नरसंहार, उसके बाद जिस बेशर्मी के साथ आपने ये कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये सब दरअसल संविधान को और लोकतंत्र को मजबूत करने के कदम थे। और जिस तरीके से आपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बातें करना शुरू कर दिया था, जिस तरीके से शाहबानू केस को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, और जिस तरीके से आपने एक तरफा तुष्टीकरण की राजनीति की, आपने दरअसल संविधान को और लोकतंत्र को बड़ा मजबूत किया। हकीकत यह है कि जितना खोखला आपने संविधान को आपने किया है, जितने संशोधन आपने किए हैं, उतने तो किसी कल्पना से भी बाहर हैं। और सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद हो। ये तो उनको और सलमान खुर्शीद साहब की, ये तो अगर हुआ तो हुआ। 84 के दंगे के बारे में जब उनसे पूछा गया, कश्मीर के बारे में पूछा, हुआ तो हुआ। ये तो आपकी संवेदना है कि इंसान नहीं मरे थे, मक्खी और मच्छर मरे थे कि जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ। वो पुश्तों तक नहीं भूला जाएगा, पुश्तों तक सन 84 और कश्मीर के नरसंहार जो हिंदुओं का होता है वो कोई भूलेगा नहीं, पुश्तों तक नहीं भूल सकता है उसको। बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और आप सबक भी लेना चाहिए। और आप संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान की बात तो वो करे जिसको संविधान के प्रति कुछ सम्मान हो। अच्छा, तभी मुझे समझ में आ रहा है ये जो पूरा इकोसिस्टम था, वो पूरे इलेक्शन में डेमोक्रेसी 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 क्यों चिल्ला है? वही डोनाल्ड लू का टूल किट। ये तो सरकार इस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ करती? हमारे जो बड़े नेता हैं वो जब अमेरिका गए थे, व्हाइट हाउस पे डोनाल्ड लू से मिल के आए, तो लाइनें तो वही हैं। डोनाल्ड लू से मिलने हमारे ये बड़े नेता क्यों गए थे? और टूल किट की लाइनें बिल्कुल वैसी ही हैं जो बांग्लादेश की थी, जो यहाँ की है और जो श्रीलंका के। जात, सबकी जात पूछे, आपकी जात क्या है, आपकी जात क्या है, और आपसे पूछे तो आपको मिर्ची लग गई, तो मेरी जात पूछी मुझे बेइज्जती कर दी। सर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब ये इतना बड़ा मुद्दा है, इतना क्रिटिकल मुद्दा है, जब हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में आज डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट के नाम पर शुरू हुआ, स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर शुरू हुआ, और आज हम देख रहे हैं जब वहाँ के प्रधानमंत्री यहाँ आ गई हैं, उसके बाद भी देख रहे हैं कि वहाँ के हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। जब इतना ये गंभीर है तो सेंट्रल जो एजेंसीज हैं वो क्यों नहीं एक्शन लेते हैं ऐसे लोगों के ऊपर जो इस तरीके की बातें? आप क्या समझती हैं कि सेंट्रल एजेंसीज एक्शन नहीं ले रही हैं? सिमी के ऊपर एक्शन लिया जाना, पीएफआई के ऊपर एक्शन लिया जाना, सब कनेक्टेड है और सब इंटरट्वाइंड है। आप ये देखिए, सब आईएसआई को अगर आप देख लें, और जिस तरीके से आप इन लोगों को देखें कि फादर स्टैनली वगैरह, तो ये जो अमेरिका का जो ये ताना बाना बुना जा रहा था, ये सब अर्बन नक्सल्स आप ले लीजिए, आप इनको ले लीजिए, जो पीएफआई था, आपके शाहीन बाग का एजुटेशन ले लीजिए, किसान एजुटेशन ले लीजिए, 120 करोड़ शाहीन बाग के दफ्तर में कैसे आ गए एक दिन में? बेंगलुरु दंगे के पहले 30 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए पीएफआई के खाते में? ये कहाँ से? आप जाहिर है कि ये पैसे किसी विदेशी शक्ति से आ रहे हैं। विदेशी शक्ति कौन है? आईएसआई है और सीआईए है।
तो जो आईएसआई और सीआईए ने बांग्लादेश में किया, ऐसा नहीं कि वो ड्रामा यहाँ नहीं, उन्होंने कोशिश भी की होगी, लेकिन अब उन्होंने दरअसल रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। यहाँ पर आपने जो किया, आप देखिए 3 इनके तकिया कलाम हैं, पीडीए, एक पीडीए, एक संविधान, और तीसरा लोकतंत्र खतरे में है। तो लोकतंत्र के बारे में आप नहीं बात करें तो ज़्यादा अच्छा। मैंने आपको 3 मिसालें दी, मिसालें तुम्हें बहुत। कश्मीर में जो नरसंहार हुआ था, उस संविधान बड़ा मजबूत हुआ था। हिंदुओं का पलायन कश्मीर से हुआ, उसमें संविधान बड़ा मजबूत हुआ था। 84 के दंगे में सिखों का नरसंहार, वो संविधान। और चोर मतलब सीना जोरी तो देख लीजिए कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलने लगती है। सर मैं एक और बात आपसे मतलब पूछना चाहूँगी, ये सब हम बात करते करते मुझे मतलब एक मैं समझना चाहती हूँ, अब तो बॉर्डर्स इलाके में तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो समस्या बढ़ गई है, वहाँ पे तो और फोकस होना पड़ेगा। इसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। जो बांग्लादेश बॉर्डर है भारत का, उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, और विश्व की 5वीं सबसे लंबी ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 4100 किलोमीटर लंबी है, और उसमें रिवरीन भी है, जल का भी बॉर्डर है क्योंकि वो है, और माउंटेनस है, फॉरेस्टेड है, तो जंगल भी है, नदी भी है, तमाम ऊबड़ खाबड़ जगह हैं, तो आसान नहीं है। लेकिन इसी पोरस बॉर्डर के चलते जब आया था यहाँ पे, तब तो कहते थे कि 1971 में 1 करोड़ आए थे। तब इंदिरा गांधी जी ने कहा था, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, हम इनको वापस भेजेंगे। तो वापस भेजना तो छोड़ दे, वो उस 1 करोड़ के हो गए आज 6 करोड़। आते ही गए, आते ही गए, आते ही गए। और हमें जो उनको जो आज बांग्लादेशी हिंदू कह रहे कि हमको नहीं, उनको बांग्लादेशी मानना चाहिए, वो इनको। ममता दीदी तो आपके सामने, मैं किसका प्रमाण दूं? वोट पूरा मालदा मुर्शिदाबाद सर पूरा उन्होंने कर लिया। झारखंड में डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। 5 जिले झारखंड के ऐसे हैं जो कि बिल्कुल कगार पे हैं, कि बिल्कुल जो उनको बांग्लादेश बनाने की कोशिश में है। तब आपका जो है सबके मुंह में दही जमा था। तब आपने जरूरी नहीं समझा कि इनको हम बाहर करें, इनके वोटिंग राइट खत्म करें। अर्चना जी, मेरा भारत सरकार से आह्वान होगा कि ये सब जो आए हैं, इनके वोटिंग राइट्स खत्म करें, इनको प्रॉपर्टी राइट्स खत्म करें, शादी करने की इनको हिंदुस्तानियों से इजाज़त ना हो, और इन तीनों करने में प्रॉपर्टी राइट्स, वोटिंग राइट्स, एम्प्लॉयमेंट राइट्स, ये कोई राइट आपको नहीं मिलेगा। आपको बस यहाँ आपको रोटी मिलेगी, लेबर कैंप पे रहें, काम करें, और सबको एक चिप लगा दी जाए बॉडी में, कहाँ आप जाते हैं तो आपका लोकेशन पुलिस अधिकारियों को मालूम पड़ता रहे कि आप कहाँ भ्रमण कर रहे हैं। और फिर सरकार कैसे झेलेगी सर? वो जो ह्यूमन राइट्स वाले वो तख्ता लेके खड़े हो जाएंगे। फिर तो ह्यूमन राइट्स से कहते हैं कि जो जो इनके पक्ष में आता है, वो अपनी आधी तनख्वाह और आधे एसेट्स, आधा बैंक बैलेंस, आधा मकान, वो कहते हैं ना कि एक नेताजी ने कहा था कि कितने आपकी भागीदारी उतना हम उनसे लेकर के उनको वापस करेंगे। तो वो लोग ज़्यादा बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, सबसे पहले उनके आधा बैंक बैलेंस, आधा मकान, आधे एसेट्स इनको दे दिए जाए। और वैसे ही मोदी सरकार को कहते हैं कि ये मुसलमानों से नफरत करते हैं, और आप कह रहे हैं कि चिप लगा दे बॉडी में। लगनी भी चाहिए, क्योंकि और किसी का शोषण करे, मैं मुसलमान नहीं कह रहा हूँ, मैं हिंदू, जो भी हमारा शोषण और जिसकी कुदृष्टि है, अभी तो मैं बहुत संयत कह रहा हूँ कि चिप ही लगनी चाहिए, और कुछ नहीं लगना चाहिए। लगना तो और भी बहुत कुछ चाहिए, वो तो खैर बाद में बात करेंगे। जैसे होंगे देवता वैसा होगा पूजन। मौका मत दीजिए, जैसे आप कहें दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है, और अगर खिदमत का मौका दिया तो निराश भी हम नहीं करते। इसके पहले भी निराश नहीं किया था और फिर निराश नहीं करेंगे। तो चिप की बात हम इसीलिए कर रहे हैं कि अगर आपकी नीयत साफ नहीं है, आप यहाँ खोखला करने आए हैं, नाजायज प्रॉपर्टी खरीद करके गलत आधार कार्ड वगैरह के ऊपर, तो हमें क्या करना है और लॉ इन्फोर्समेंट को क्या करना है हमें मालूम है, और वही करेंगे। जी सर, अब आखिरी सवाल सर पूछना चाहती हूँ कि ये जो बांग्लादेश में कई महीनों से चल रहा था प्रोटेस्ट, स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिजर्वेशन को लेकर के, तो ये सच में स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, ये इसके पीछे सर बहुत बड़ा खेल था? क्या लगता है आपको? बहुत बड़ा खेल, टूल किट। आप ये देखिए, अपने आप फार्मर्स एजिटेशन ले लीजिए, शाहीन बाग ले लीजिए, ऐसा एजिटेशन जैसा था, कुछ समानता आपको दिख रही है उनके स्टूडेंट एजुकेशन में और हमारे हिंदू एजुकेशन? कुछ समानता है। फर्क केवल इतना है कि वहाँ पर शासन प्रशासन पंगु हो चुका था, यहाँ शासन प्रशासन जागरूक हो गया था। यहाँ पर जिन हजरत ने कहा था, शर्जिल इमाम ने, कि हमें तो आसाम का बस ये पोर्शन अलग करना है, बाकी तो चिकन्स नेक वो हो ही जाएगी, हम तो गर्दन मरोड़ के अलग कर देंगे, मुर्गे की गर्दन जैसे हमने मरोड़ी। तो वो उस उम्मीद में थे कि शायद बांग्लादेश के नज़दीक है यह, लेकिन भारत सरकार को मालूम था कि शर्जिल इस्लाम के पिताजी सिमी के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे। शर्जिल इस्लाम का दिमाग एंटी नेशनल था, लेकिन शर्जिल इस्लाम के लिए भी झंडा लेके आने वालों की कमी नहीं है। तो ठीक है, आप आएँ, ज़रूर आएँ, लेकिन यहाँ पर हमने पहले ही कहा था कि पुलिस की सेवा
न ले तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और सेवा का मौका देगा तो पुलिस विभाग निराश नहीं करता है। न ये बांग्लादेश की पुलिस है कि आपको नारा लगाए धार्मिक। यहाँ अगर आपने पुलिस पर अगर आक्रमण करने की कोशिश की, भारत विरोधी गतिविधियाँ की, तो जैसे अरबी घोड़ा रोका जाता है पूरी ताकत लगा करके कि अब हो गया, बहुत हो गया, अब न करो, उसकी नौबत ना आए, वही ज़्यादा अच्छा है। होशियार को इशारा काफ़ी है, पुलिस को मौका मत दीजिए कि आपकी सेवा करें। जी सर। और जो लोग मतलब शेख हसीना को कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेट नहीं थी, ये तानाशाह थी, इन्होंने, तो क्या उनके शेख हसीना को टारगेट किया जा रहा है सोच समझ करके, या क्या आपको लगता है सर? शेख हसीना का सिर्फ ये गलती है कि वो अमेरिका का साथ नहीं दे रही थी, बस वो पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही थी। चीन में यूनान प्रोविंस में बंगाली सिखाई जाने वाली थी, और बांग्लादेश की कई यूनिवर्सिटीज़ में मैंडेरियन चीन की भाषा, क्योंकि जो उनकी नज़दीकियाँ थी अमेरिका को पसंद नहीं आई। ठीक है। ISI का मौका मिला, ISIS ने मिलकर के शेख हसीना को किया बदनाम और तख्ता पलट दी, यही उसकी गलती थी। और ये हमारे भारत के जो पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, और वो भारत को बांग्लादेश के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आप लोग भी ज़्यादातर जो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो बड़े बड़े सोशल मीडिया पे आकर के चैनल्स के एडिटर इन चीफ हैं बड़े बड़े, तो आप भी हिंदू समाज से ही आते हैं। अगर ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो ये लोग आपको भी नहीं छोड़ेंगे, आपको सबसे पहले टारगेट करेंगे, है कि नहीं सर? बिल्कुल सही। यहाँ से एक मंडल साहब थे, वो पाकिस्तान चले गए थे। हाँ। कि वहाँ पे होगा, लेकिन मंडल साहब की जो दुर्गत पाकिस्तान में हुई, फिर वो सब छोड़ छाड़ के पाकिस्तान में होते। कम से कम मंडल साहब की जीवनी से नसीहत ले लो। मंडल साहब की हाँ, जीवनी से आप लोग नसीहत लीजिए। और सर 2-4 एग्जाम्पल जिनसे तो इन्हें थोड़ी बहुत अकल आए। देखिए, किसी का DNA नहीं बदला जा सकता है। हाँ। पाकिस्तान आर्मी ने जो हमारे शहीद जिनको पकड़ा, उनके साथ क्या दुर्गत की, उनकी आंखें निकाल ली, संगीन भोग करके उनके गुर्दे निकाल लिए, उनके हाथ पैर काट दिए, और हम लोगों ने उस ससम्मान उनकी लाशों को वापस किया, क्योंकि हमारे DNA में नहीं है। और जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, आप पूरे इतिहास से बता दीजिए कि कभी उन्होंने अपने वचन को पूरा किया हो पाकिस्तान ने। आप आ जाइए अहमद शाह अब्दाली पे, महमूद गोरी, महमूद गजनवी पे आ जाइए, आप उसके बाद आ जाइए, मैं कितनी मिसालें आपको दे दूं। औरंगज़ेब के शासनकाल में, मैं, क्योंकि आपके बुद्धिजीवियों का चैनल है, हिस्ट्री ऑफ औरंगज़ेब बाय जदुनाथ सरकार 3 वॉल्यूम में है। तो औरंगज़ेब के शासनकाल में किस तरीके से जो वहाँ से उन्होंने मिडिल ईस्ट से टॉर्चर करने के तौर तरीकों के लिए बड़े बुजुर्ग और अनुभवी टॉर्चर करने वालों को बुलाया कि कढ़ाई में अगर पकौड़ी बना दे तो ज़्यादा टॉर्चर होगा, या फिर हम रूई में लपेट करके इनमें आग लगा दे तो ज़्यादा टॉर्चर होगा, हाथी से चिरवा दे तो ज़्यादा टॉर्चर होगा। औरंगज़ेब की आप जीवनी पढ़ लें सर, जैन सरकार, मैं ज़्यादा इस पर कुछ, क्योंकि समय कम है, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि अपने राज्य के विस्तार के लिए पाकिस्तान का सामर्थ्य कितना है। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद। और जो कुछ भी बांग्लादेश के अंदर भारतीयों के साथ, जो वहाँ पर भारतीय रह रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे सर मेडिकल करने के लिए भी वहाँ पर जाते हैं। मेरी एक मित्र है, उसकी भी दोस्त जो है वहाँ पर गई है मेडिकल करने के लिए, तो उनकी सुरक्षा भी भारत सरकार जल्दी से जल्दी करे। और जो वहाँ पर हिंदू रह रहे हैं, मैं उनको बांग्लादेशी नहीं कहूँगी, मैं उनको हिंदू कहूँगी, और वो जितने भी उनको अगर भारत सरकार उनको मदद कर सके, उनको भारत जल्दी से जल्दी बुला सके, तो हम भारतीयों को जो कि यहाँ पे रह रहे हैं, हमें तो कोई आपत्ति नहीं। सर, आपको आपत्ति है? क्या बात है, हमें, मेरा धर्म है ये, राजधर्म भी यही है कि जो भी शरणार्थी आता है हमारा है, और आना चाहता है खुले दिल से उसका स्वागत। हम आधे पेट रह जाएं तो क्या, लेकिन उनका स्वागत है, उनका स्वागत हम जरूर करेंगे। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद।